Hi everyone, it's me, Manu Ishu, and welcome to my channel. After a long time, I'm again back to make a video for you guys. In today's video, we are going to do a couple and kit of taxation F6. It will be valid for the June 22 to March 23 session. Uh, okay, so without wasting our time, so let's move to the kit. And I would like to thank all the viewers who are watching my video and doing comments. Thank you so much. Okay, let's start the kit. Okay, just wait. Okay, so question number one. Said has made a number of investment during the tax year. Tick the appropriate box to show which of the following investment will generate taxable income and which will generate exempt income. So basically the question is asking कि कौन सा हमारा taxable income है and which one is the exempt income. तो हमारे इनकम टैक्स के पर्पज से एग्जिम्ट में आपको कुछ चीज याद करनी पड़ेगी, लाइक प्रीमियम बॉन्ड, आपका बेटिंग, या फिर जो स्कॉलरशिप से पैसे आते हैं, अगर जिसको मतलब कैसे बताऊं, जो बेनिफिशियरी है ना उसको मिल रहा है, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट. एंड जिस जो लाइक उसके फैमिली मेंबर को मिल रहा है बेनिफिशियरी की जगह, वो टैक्सेबल होगा स्कॉलरशिप के केस में. और आपका लाइक एनआईसी सर्टिफिकेट, ये सब आपका जो है वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा. आइजा में सेविंग अप टू 20,000 तक, वो भी आपका एग्जेम्प्ट होगा. तो हम लोग को इन चार ऑप्शन में से ये पता करना है कौन सा हमारा टैक्सेबल है एंड विच वन इज आवर एग्जेम्प्ट. सो फर्स्ट क्या है, 400 इन द शेयर इन द कंपनी ही वर्क्स फॉर, ऑब्वियस ये तो हमारा टैक्सेबल है. एंड 1000 इन द इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, दैट मीन्स आइजा, सो ये हमारा एग्जेम्प्ट होगा. अप टू 20,000 तक आपका एग्जेम्प्ट होगा आइजा में. 800 इन द एनआईसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट. देखो एक चीज ध्यान देना, ऊपर वाले में आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया हुआ है एंड नीचे वाले में आपका सर्टिफिकेट दिया हुआ है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. अकाउंट अगर दिया हुआ है, इंटरेस्ट वहां से रिसीव हो रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल. एंड जो सर्टिफिकेट नीचे दिया हुआ है, इट विल बी एग्जेम्प्ट. इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है. ये दो वर्ड में भी आप झुक सकते हो यहाँ पे. तो आपका 800 इन एनआईसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है ये टैक्सेबल होगा. एंड 500 परचेजिंग एनआईसी सर्टिफिकेट, ये आपका एग्जेम्प्ट होगा. ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Second number, Martina is self-employed and for the year in 5 April 2022, her trading profit was 1,11,900. And during the tax year 21-22, Martina made a gift aid donation of 800 gross to a national charity. What amount of personal allowance will Martina be entitled for the year 21-22? तो आपका पर्सनल अलाउंस के बारे में ये क्वेश्चन है. तो पहले बता दूं, आपका एक फिक्स अमाउंट है पर्सनल अलाउंस, दैट इज 12,570, इट मींस 12,570. ठीक है, ये आपका मतलब सब कोई इंटाइटल है, बट एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम एक्सीड होने के बाद ये आपका जीरो भी हो सकता है एंड इट वुड बी 50%. ठीक है, अब किस किस केस में आपका 50% होगा, किस किस केस में जीरो होगा. अगर आपका ANI, इट मीन्स एडजस्टेड नेट इनकम, सो हम लोग नेट इनकम निकालेंगे. पहले क्या होता है, परफॉर्मा में आप टोटल इनकम निकालते हो, सारे ट्रेडिंग इनकम से इनकम आया हुआ, एम्प्लॉयमेंट इनकम से इनकम जो आता है, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, सारे को टोटल करने के बाद हमारा टोटल इनकम आएगा. वहां से हम लोग रिलीफ माइनस करते हैं. रिलीफ लाइक क्वालिफाई इंटरेस्ट पेमेंट, वो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी. एंड रिलीफ लाइक लॉस वगैरह जो हम लोग एडजस्ट करते हैं, वो सब एडजस्ट करने के बाद हमारा नेट इनकम आएगा. ठीक है, नेट इनकम आने के बाद हम लोग उसमें से ग्रॉस गिफ्ट एड एंड दूसरा ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ग्रॉस गिफ्ट एड एंड सेकेंड आपका पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन.
ये दोनों अगर आप किए हो ग्रॉस में लेना है, ठीक है, ग्रॉस में लेना है, इसको माइनस करना पड़ेगा नेट इनकम से, ठीक है। नेट इनकम से माइनस करने के बाद यू विल गेट एडजस्टेड नेट इनकम। अब वो एएनआई देखना है आपका कि वो 1 लाख से ऊपर है कि नीचे है। नीचे है तो आपको फुल 12,570 ही मिलेगा, ठीक है। बट इफ 1 लाख से एक्सीड है, देन इन दैट केस आपको 1 लाख माइनस करना, वहां से जो भी बचेगा हमारा अमाउंट, उसको 50% करेंगे, एंड 50% वो अमाउंट जो आएगा हम लोग घटा देंगे पर्सनल अलाउंस से। मैं एक बार करके बताती हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। ये मैं प्रोफॉर्मा, ओके। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, ट्रेडिंग इनकम, ठीक है, फिर इंटरेस्ट इनकम, फिर आपका आएगा एम्प्लॉयमेंट इनकम, और क्या बचा, रेंटल इनकम, पेंशन इनकम, और कुछ बचा क्या, हाँ डिविडेंड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो भी हो, मतलब मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। अब इसको टोटल करने के बाद ये हमारा आएगा टोटल इनकम, ठीक है। सपोज ये एक्स एक्स ऐसे डाल देती हूँ सबका वैल्यू, ठीक है, टोटल इनकम। अब यहाँ से हम लोग लेस करेंगे क्वालिफाइड क्वालिफाइड इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन एक मिनट में करती हूँ, एक मिनट, हाँ। फिर लॉस रिलीफ, इसके बाद आपको आएगा नेट इनकम, ठीक है। ये इसको बोल्ड करती हूँ, ओके। अब यहाँ से हम लोग जो क्या बोलते हैं, पेंशन हमारा 50% होगा कि जीरो होगा कि 12,570 ही होगा, यहीं से डिसाइड करेंगे। ये नेट इनकम आने के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ फिर से नेट इनकम। नेट इनकम आने के बाद हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन, यहाँ से एक और चीज माइनस करेंगे, दैट इज ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये दोनों माइनस करने के बाद आपको ये जो अमाउंट आएगा ना, यहाँ पे एक मिनट इसको ऐसे ऐसे डाल देती हूँ, ये हो जाएगा एडजस्टेड नेट इनकम, ओके। तो ये एक्स एक्स, अब इसको देखना है ये हमारा 1 लाख से एबव है कि नीचे है, ठीक है। इफ 1 लाख से एबव होगा ना तो -1 लाख करेंगे, ठीक है। जो अमाउंट बचेगा उसको 50% करेंगे, उस अमाउंट को हम लोग 12,570 से डिडक्ट करेंगे, ठीक है। वो आपका पर्सनल अलाउंस होगा। इफ 1 लाख से नीचे है तो आपको फुल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। फुल अमाउंट मीन्स 12,570। इन केस आपका एएनआई एक्सीड हो रहा है 125,140, ठीक है। इसका 50% करने पे कितना आएगा, सॉरी जस्ट वेट, हाँ। तो इफ इतना से एक्सीड हो रहा है ना आपका एएनआई, इन दैट केस आपका पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से 1 लाख माइनस करने के बाद आपको बचेगा 25,140, ठीक है। इसका 50% आप करोगे, इसका 50% करोगे तो आपको कितना आएगा 12,570। अब इसको आप पर्सनल अलाउंस से फिर जाकर घटाना पड़ेगा, तो आपको तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इट मीन्स आपका जब एएनआई 125,140 से एक्सीड हो रही है, इन दैट केस योर एएनआई पर्सनल अलाउंस विल बी जीरो। इफ इससे नीचे है एंड 1 लाख से अबव है, इन दैट केस आपका 50% से रिड्यूस होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बस लॉजिक बताया, ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्टिना इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड फॉर ईयर इन 5 अप्रैल 2022 हर ट्रेडिंग प्रॉफिट वाज 111,900, मतलब ट्रेडिंग इनकम आपका 111,900 है, ठीक है। इस पर फॉर्म में डाल देते हैं
और इसको क्या, ये मार्टिना। इंटरेस्ट इनकम है नहीं, बस उसने ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन की हुई है, तो इस सबको डिलीट कर देती है, इसका कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, एंड ये टोटल इनकम आएगा हमारा विच विल बी सेम। ओके, अब यहाँ से हम लोग के पास कोई रिलीफ भी नहीं है, तो जीरो हो जाएगा, और हमारा नेट इनकम भी एज टोटल इनकम आएगा। ठीक है, अब यहाँ से नेट इनकम से मैंने क्या बोला था, ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन है तो वो माइनस करेंगे, या फिर ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन दिया है क्वेश्चन में तो वो माइनस करेंगे। इफ दोनों तो दोनों माइनस करेंगे। ठीक है, नो इश्यू। सो लेस, हम लोग को क्वेश्चन में ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन दिया है, ये चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको ग्रॉस यहाँ बोल दिया हुआ है। ठीक है, इफ नेट होता तो उसको हम लोग ग्रॉस अप करते 100/80 करके, तो हमारे पास कितना है ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन, 800। ठीक है, तो ये हमारा ANI आएगा, दैट मीन्स एडजस्टेड नेट इनकम। इसके बाद हमारा ANI आने के बाद, एक मिनट इस सबको डिलीट कर देती हूँ, ये परफॉर्मेंस समझ चुके हैं हम लोग। सो लेस 1 लाख करेंगे, ये लिमिट है इसका। इसके बाद जो आएगा हमारा, कितना अमाउंट आएगा, इसको 50% से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इसका 50% हो, ओके। अब इस 50% को हम लोग पर्सनल अलाउंस, ठीक है, यहाँ पे 12,570 में से 550 माइनस करेंगे, जिसके लिए हम लोग इंटाइटल है इस साल के लिए। तो अमाउंट आएगा 7020, जो कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस विल मार्टिना बी इंटाइटल फॉर द टैक्स ईयर 21-22, इट मींस बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को बैक करो एंड एक बार फिर से देख लो, यू विल गेट टू नो। Okay, so moving to the next question, third number. Ins is a sole trader, okay, and during the tax year 21-22, she had a taxable trading income of 1,68,000 and received dividend income of 1,500. Ins made a gift and donation of 2,000 during the tax year. What amount of personal allowance is Ins entitled for the tax year 21-22? Again, ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें एडिशनल क्या है, आपको एक डिविडेंड इनकम डाल दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ट्रेडिंग इनकम कितना दिया हुआ है आपका, 1,06,800। ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड डाल दो, डिविडेंड इनकम कितना दिया हुआ है, 1,500। ओके, तो टोटल इनकम हमारी हो जाएगी, ओके, एंड हम लोग को रिलीफ कुछ बोला नहीं है कितना है। ठीक है, नेट इनकम भी सेम एज ए टोटल इनकम, एंड लेस करेंगे ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन। अगेन हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया है ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, इफ नेट होता देन वी विल डू लाइक 100/80 करके ग्रॉस अप करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर अगेन हम लोग, ये हमारा लिमिट है 1 लाख, सॉरी यहाँ पे रिलीफ हो गया है, ये लिमिट होगा, लिमिट। ठीक है, एक्सेस, ओके, तो 50% से रिड्यूस करेंगे तो 3,150 आएगा, और हम लोग पर्सनल अलावेंस यहाँ पे -3,150।
सो 9420 अगेन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी, फिर भी आप एक बार ट्राई करना खुद से और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, okay. So Gina and Wayne are married couple. In the tax year 21-22, Gina had a salary of 5,000 and Wayne had a property income of 40,650. They have made an election to transfer the fixed amount of personal allowance from Gina to Wayne. What is the Wayne income tax liability for tax year 21-22? Okay. तो हम लोग का जो पर्सनल अलाउंस है ना, वो मैरिड कपल एंड सिविल रजिस्टर पार्ट अपने आप में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, दे मस्ट बी द बेसिक रेट टैक्स पेयर। ठीक है, उन लोग को हायर रेट एंड एडिशनल रेट टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक तो ट्रांसफर करेगा फिक्स अमाउंट दैट इज 1260 एंड दूसरा अपना पर्सनल अलाउंस में ऐड नहीं करेगा, वो उसका लाइक बेसिक रेट टैक्स पेयर 20% ही होगा। जो ट्रांसफर हुआ अमाउंट दैट इज 1260 उसको ट्रांसफर किया गया है दूसरे पार्टनर को, तो वो उसका 20% दैट मीन्स 252 अपना इनकम टैक्स लाइबिलिटी से वो घटाएगा। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैरिड कपल ट्रांसफर कर रहे हैं पर्सनल अलाउंस एक दूसरे को, इन दैट केस एक कपल दूसरे को पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर करेगा, उसका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा बाय द अमाउंट, बाय द फिक्स अमाउंट दैट इज 1260। ठीक है, एंड दूसरा पर्सन वो अपना पर्सनल अलाउंस में ऐड नहीं करेगा, वो बस उसका 20% लेगा बिकॉज दे आर द बेसिक टैक्स पेयर, एंड वो 20% ऑफ द 1260 इज 252, वो अपना इनकम टैक्स लाइबिलिटी से रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है कि ये दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर होना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट गेट दिस ट्रांसफर ऑफ द पर्सनल अलाउंस बेनिफिट। सो क्वेश्चन नंबर 4, तो हम लोग को किसका निकालने के लिए बोला है, वेन का। ठीक है, सो वेन लाइबिलिटी, ओके, फॉर द ईयर इन टैक्स ईयर 21-22, समझ जाना। तो वेन के पास एक सैलरी इनकम है, ठीक है, सॉरी जीना के पास सैलरी इनकम है एंड वेन के पास प्रॉपर्टी इनकम है दैट इज 4650। ओके, तो प्रॉपर्टी इनकम मीन्स रेंटल इनकम 40650। ठीक है, यहाँ से लेस करेंगे पर्सनल अलाउंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जेन का नहीं निकाल रहे, जेन का बस क्या होगा ना कि उसका जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग सपोज यहाँ पे लिखते हैं जेने, क्या जेने है ना, जीना। ठीक है, वॉट एवर, उसका एम्प्लॉयमेंट इनकम है, सैलरी ये मीन्स एम्प्लॉयमेंट इनकम कितना है 5000, तो इसका टोटल इनकम भी यही आएगा, टोटल इनकम, है कि नहीं। मैं फुल फॉर्मेट में नहीं लिखा रही, आपको फॉर्मेट पता होगा, बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ, यू कैन गो एंड गेट देयर। सो मैं फुल फॉर्मेट नहीं लिख रही। तो यहाँ पे जो लेस करेंगे ना पर्सनल अलाउंस, अब जीना से वेन को ट्रांसफर हो रहा है, तो वेन का पहले जितना ये इसके लिए इंटाइटल है लाइक 12,570, उतना ही यहाँ से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, और जो वेन गिना ने ट्रांसफर किया है इसका पर्सनल अलाउंस, पीए लिखती है शॉर्टकट में। ठीक है, ये 12,570 के लिए तो इंटाइटल थी, पर ट्रांसफर कर रही है दैट इज द फिक्स अमाउंट, ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे कम या ज्यादा नहीं, 1260 1260। ठीक है, तो ये इतना ही अपने पर्सनल अलाउंस में दिखाएगी, बट ये यहाँ पे ऐड नहीं करेगा, मैं इसलिए इसका दिखा रही हूँ अलग फॉर्मेट, बिकॉज
जो ट्रांसफर कर रहा है ना वो अपना पर्सनल अलाउंस रिड्यूस करेगा, और जो रिसीव कर रहा है ना वो अपना इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये इसका पर्सनल अलाउंस इतना होगा। मैं ये दिखाने के लिए बस इसका फॉर्मेट ही लिख रही थी। अभी ये 12,570 इसका अपना वाला है, तो इसका आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। ओके ओके, तो अब इसका इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो बेसिक पहले, बेसिक हमारा 37,700 है, और उसका उससे कमी है तो सारा का सारा 20% में ही जाएगा इसका अमाउंट। सो ये 20% पे चार्ज करेंगे। ओके, इसका सो टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ये हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट को, टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी यहाँ से लिस्ट करेंगे मैरिज अलाउंस। ओके, तो मैरिज अलाउंस मैंने कितना बोला, 1260 वो देगा दूसरा पार्टनर, एंड जो रिसीव करेगा वो उसको इनकम टैक्स लायबिलिटी से रिड्यूस करेगा। तो ये बेसिक रेट टैक्स पर दोनों ही है, तो 20% यहाँ पे लगाएंगे। और ठीक है, 252। सो अब इनका इनकम टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा, ये 5364, विच मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, यह हो जाएगा आपका आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारा बता दूं। ठीक है, so 5 number, tick the appropriate box to show which of the following items of expenditure are deductible in the calculation of individual taxable income। individual taxable income मतलब आपका टोटल इनकम पूरा आएगा, फिर लेस करेंगे पर्सनल अलाउंस, सॉरी रिलीफ, रिलीफ के बाद आपका नेट इनकम आएगा, नेट इनकम से हम लोग पीए माइनस करेंगे पर्सनल अलाउंस, तो हमारा टैक्सेबल इनकम आएगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम लोग टैक्सेबल इनकम निकालते वक्त क्या कौन कौन से चीज को माइनस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ए कंट्रीब्यूशन इन द पर्सनल पेंशन स्कीम। ऑब्वियस नॉट, ये हम लोग कब माइनस करते हैं, जब हम लोग पीए देखते हैं ना, पीए निकालते वक्त कि हमारा पीए रिड्यूस होगा कि नील होगा कि 12,570 होगा, इन दैट केस वी यूज टू माइनस द पर्सनल पेंशन स्कीम। तो ये नॉन डिडक्टेबल हो जाएगा, इसका परफॉर्मा में कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट वो आपको पीए में हेल्प करेगा डिसाइड करने में, दूसरा आपका बैंड को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करेगा। सो ये टैक्सेबल इनकम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, सो इट इज नॉट डिडक्टेबल। नेक्स्ट है चैरिटेबल गिफ्ट एंड डोनेशन, अगेन सेम, ये दोनों पर्सनल पेंशन स्कीम्स एज वेल एज गिफ्ट एड डोनेशन, बोथ का काम वही है आपका कि पीए डिसाइड करेगा कि इट विल बी 50% और इट विल बी 100% और इट विल बी nil। okay, and next thing is like it will both of will increase your band as well। so taxable income में इनका कोई रोल नहीं है, so non deductible both। a contribution into the employer occupational pension scheme, एग्जैक्टली exactly, ये पर्सनल, अगर आप ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वाला आपका एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट इनकम पढ़ चुके होगे तो आपको ये चीज और क्लैरिटी होगी। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर से वैसे रिलेटेड नहीं है, आप फिफ्थ चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में या पर्सनल पेंशन स्कीम में, बोथ आर एग्जेम्प्ट। बट अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में, ये आपका अलाउबल एक्सपेंस है। आप जब एम्प्लॉयमेंट इनकम जब कैलकुलेट करोगे ना, तब वहां से ये डिडक्ट होता है। ठीक है, और पर्सनल पेंशन स्कीम वाले में कंट्रीब्यूट करोगे तो वही आपको पीए वाला बेनिफिट मिलेगा, एंड दूसरा वो आपको बैंड इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इम्प्लॉय का हम लोग लेते हैं, इम्प्लॉयर का हम लोग का एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे ऑब्वियस ये डिडक्ट होता है इम्प्लॉयमेंट इनकम से, और इम्प्लॉयमेंट इनकम हमारा परफॉर्मा का पार्ट है, मैंने ऊपर दिखाया था, जो कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हेल्पफुल होती है। सो ये डिडक्टिबल है।
लास्ट चैरिटेबल डोनेशन मेड अंडर द पेरोल डिडक्शन स्कीम्स, ये भी वही का चैप्टर 5 का ही पार्ट है। आप परफॉर्मा जब देखोगे एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करने का, वहां से हम लोग ये दोनों ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम एंड पेरोल डिडक्शन स्कीम दोनों हम लोग माइनस करते हैं वहां से, ठीक है। तो लास्ट का टू डिडक्टिबल एंड फर्स्ट टू नॉन डिडक्टिबल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द टैक्स ईयर 21-22 she had a salary of 53,000 and she received a child benefit of 1828 during this tax year. What is the child benefit income tax charge for the tax year 21-22? ओके, ये हमारा चाइल्ड बेनिफिट इनकम कैलकुलेट करने के लिए टैक्स चार्जेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इसका भी लॉजिक सेम है एज ए पर्सनल अलाउंस, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ANI निकाला था, वहां तक तो ऑब्वियस सेम है, बट जो लिमिट है वो डिफरेंट है। ओके, सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो आपका सैलरी है, इट मींस एम्प्लॉयमेंट इनकम। ओके, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितना है? 53,000। ओके, एंड आपका फिर चाइल्ड बेनिफिट डायरेक्टली दिया हुआ है, नो इशू। तो आपका ये टोटल इनकम एज वेल एज नेट इनकम भी सेम होगा, बिकॉज आपके पास कोई रिलीफ वगैरह नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। सो वी कैन एज्यूम दैट बोथ टोटल इनकम एंड नेट इनकम आर द सेम, 53,000। और लेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक मिनट। ओके मैं क्या कह रही थी, सो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट इनकम सिर्फ दिया हुआ है एंड टोटल इनकम भी यही होगा, हमारे पास कुछ रिलीफ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो वी कैन एज्यूम दैट कि बोथ टोटल इनकम एंड नेट इनकम आर सेम, ठीक है। अगेन पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में जैसे हम लोग ने डिसाइड किया था ना कि हमारा पर्सनल अलाउंस 0 होगा कि 50%, वैसे यहाँ पे भी हम लोग ANI जो कैलकुलेट किया था ना, एडजस्टेड नेट इनकम, यहाँ तक वो भी सेम है कि नेट इनकम से हम लोग पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन वो हम लोग दोनों माइनस करने के बाद वी विल गेट द एडजस्टेड नेट इनकम। बट क्वेश्चन में हम लोग को दोनों ही कुछ नहीं दिया है, तो वी कैन एज्यूम कि हमारा ANI भी सेम है एज 53,000, ठीक है। अब हम लोग PA निकालते वक्त हम लोग 1 लाख माइनस किए थे, लिमिट हमारा कितना था 1 लाख का, तो यहाँ पे हम लोग का लिमिट है 50,000, ठीक है। तो हमारे इसके बाद हमारा एक्सेस आ जाएगा, एक्सेस अमाउंट कितना है, दैट इज 30,000, ठीक है। अगर ये 60,000 से कम है, ठीक है, 60,000 से कम है तो 1% लेंगे, और उसके जो परसेंटेज आएगा वो हम लोग चाइल्ड बेनिफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टैक्स चार्ज आ जाएगा। अगर 60,000 से अबव है ये अमाउंट, ANI हमारा 60,000 से अबव है, तो फुल अमाउंट हमारा जाएगा टैक्स चार्ज में, ठीक है। ये तो 50 एंड 60,000 के बीच में है, तो यहाँ पे हम लोग 1% पर 100 निकालेंगे, 1% पर 100, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, तो 30% ये हो जाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज, ठीक है, एक मिनट इसको बड़ा कर देती हूँ। ओके, तो चाइल्ड बेनिफिट चार्ज क्वेश्चन में कितना दिया है, 1828 इंटू जो ऊपर 30% निकाला है वो 30% हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 548.4, राउंड अप करने के बाद 548 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर ये 60,000 से अबव होता, इन दैट केस ये 1820 पूरा का पूरा जाता जो आपका ऑप्शन ए होता, ठीक है। बट ये 50 एंड 60,000 के बीच में, सो वी विल टेक 1% पर 100, सो जो हमारा 30% रहेगा, उसके बाद उसको चाइल्ड बेनिफिट जो मिला हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो 7 नंबर, Ifram has been employed for many years and has also recently become a partner in the partnership. He is in the process of completing his tax return and has asked you regarding the interest payment he has made. Identify by taking an appropriate box whether his interest payment represent qualifying interest and are deductible from the total income or are not qualifying. तो ये बेसिकली जो हम लोग ने ऊपर में जब मैंने प्रोफॉर्मा बनाया था तो मैंने बोला ना कुछ रिलीफ माइनस करने के बाद हमारा नेट इनकम आते हैं, तो रिलीफ में एक क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट एंड दूसरा लॉस रिलीफ आता है, लॉस रिलीफ आगे देखेंगे।
तो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट की ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट लाइक अगर एम्प्लॉय एंड पार्टनर, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, एम्प्लॉय एंड पार्टनर, इफ एम्प्लॉय एंड पार्टनर इज टेकिंग लोन, ठीक है, इफ एम्प्लॉय इज टेकिंग लोन फॉर द बाइंग ए इक्विपमेंट टू यूज इन हिज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, or he is taking a loan to buy the share of the company in which he is working, ठीक है। एंड पार्टनर के केस में इफ पार्टनर इज टेकिंग द लोन टू to make a contribution in the partnership or either to purchase the plant and the machinery to use in the partnership, in both of the cases whatever the interest they paid, it is qualified as a qualified interest payment which will be deducted from our total income। कुछ ज्यादा अंग्रेजी हो गई, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। एम्प्लॉय एंड पार्टनर, ठीक है, एम्प्लॉय के केस में अगर एक एम्प्लॉय लोन ले रहा है टू बाय द इक्विपमेंट, अगर कोई इक्विपमेंट लाइक लैपटॉप परचेज करने के लिए जो अपना एम्प्लॉयमेंट में यूज करेगा, ठीक है, एंड इफ लोन ले रहा है जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, जो ट्रेडिंग कंपनी उसमें काम कर रहा है, वो उसके शेयर परचेज करने के लिए, ठीक है। एंड दूसरा पार्टनर, पार्टनर अगर पार्टनरशिप के लिए लोन ले रहा है, पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूशन करने के लिए या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए कि वो अपना पार्टनरशिप में यूज कर पाए, इन द बोथ केसेस जो इन लोगों ने इंटरेस्ट पेड किया है वो हम लोग को क्वालिफाई होगा एज अ क्वालिफाइड इंटरेस्ट पेमेंट, जिसको हम लोग माइनस करेंगे फ्रॉम द टोटल इनकम टू गेट द नेट इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे वही ऑप्शन फाइंड आउट करना है कौन कौन सा वो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है, जो कौन कौन सा क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन ए लोन ही incurred टू परचेज ए लैपटॉप टू फॉर यूज इन हिज एम्प्लॉयमेंट। मैंने अभी बोला एक सेकेंड, हाँ, ओके। Interest paid on loan he incurred to purchase a laptop for use in his employment, obvious ये qualifying interest है क्योंकि उसने लोन लिया लैपटॉप परचेज करने के लिए, एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयमेंट में यूज करने के लिए, तो ये ऑब्वियसली क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन ए मॉर्टगेज फॉर हिज मेन रेसिडेंस, मेन प्राइवेट रेसिडेंस, ऑब्वियसली ये नहीं है, मैंने अभी बोला ना वो चार कंडीशन ही आपको याद कर लो काफी एग्जाम के लिए, तो ये नॉट क्वालिफाइंग है। एंड इंटरेस्ट पेड ऑन an amount he borrowed to finance the acquisition of 2000 share in the quoted company, ये भी नहीं है। ये कब क्वालिफाई होगा, अगर वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसी कंपनी का इंटरेस्ट शेयर बाय करने के लिए लोन लिया एंड इंटरेस्ट पे कर, इन दैट केस वो क्वालिफाइंग होता है। ये तो दूसरे कंपनी का शेयर एक्वायर कर रहा है, तो ये नॉट क्वालिफाइंग होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ही टूक टू इन्वेस्ट कैपिटल इन द पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू बिकम ए पार्टनर, अभी सी होगा, मैंने अभी भी बताया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट करना और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, अगर मैं वहां पे भी रिप्लाई नहीं दूंगी, इफ मैं मान लो ऑफलाइन हूँ, तो यू कैन मेल मी, मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सो 8 नंबर, Injo is planning to leave the UK to live overseas and having always previously been resident in the UK. He will not automatically be treated as either resident in the UK or not resident in the UK. Injo has several ties with the UK and will need to visit the UK for 60 days each tax year. However, he wants to be not resident after he leave the UK for the first 2 tax year after leaving the UK. What is the maximum number of ties which Injo could help, uh, which Injo could keep with the UK without being treated as a resident in the UK? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक प्रीफर करूंगी कि आप यूके का जो टाइस टेबल दिया हुआ है ना रेसिडेंट के लिए, वो जरूर यूज करें, ठीक है। वेट मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सिखा भी दूंगी कि कैसे इस टेबल को यूज करना है, ठीक है, एग्जाम पर्पज से भी एंड कैसे आपको हेल्पफुल होगा, ओके। आपको ये टेबल एग्जाम में दिया होगा, आपको मॉकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एग्जाम में जो भी टेबल दिया है उसको अच्छे से यूज करना, एंड मैं सिखा देती हूँ आपको कि हाउ टू यूज दिस टेबल।
कमान टेबल को यूज करने से पहले मैं आपको इसका और भी मैं पूरा चीज एक्सप्लेन करती हूँ, कैसे हम लोग रेसिडेंट है नहीं है, हम लोग कब जाएंगे ये टेबल देखने, कब कैसे जाएंगे, वो चीज मैं बता देती हूँ पहले, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका रेसिडेंट होने के लिए, जस्ट वेटिंग, ओके ओके। सो फर्स्ट है आपका रेसिडेंट होने के लिए आपको कुछ टेस्ट है वो मीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्ट ये है, जैसे कि पहले हम लोग नॉन रेसिडेंट टेस्ट देखेंगे, तीन टेस्ट दिया हुआ है, नॉन रेसिडेंट का एंड रेसिडेंट का भी। तो पहले फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी होगा, स्टेप वन होगा, वी शुड गो फॉर द वी शुड लुक फॉर द नॉन यूके रेसिडेंट टेस्ट, जो कि तीन टेस्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट टेस्ट हमारा क्या है, एक सेकेंड में दिया हुआ है क्या, एरा, यस दिया हुआ है। तो तो फर्स्ट टेस्ट ये है कि आप प्रीवियसली रेसिडेंट हो, ठीक है, प्रीवियसली रेसिडेंट हो प्रीवियस टैक्स ईयर में, एंड करंट टैक्स ईयर में आप लेस देन 16 डेज हो कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। इफ यस देन ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेसिडेंट, इफ नो तो सेकेंड टेस्ट पे मूव आउट करेंगे। सेकेंड टेस्ट क्या कहता है कि प्रीवियसली नॉट रेसिडेंट, previous tax year में not resident and in the current tax year you should be there for at least नहीं less than 46 days, ठीक है, less than 46 days in the current tax year. If yes then you are not automatic resident, UK resident. If no, the third test हमारा क्या है कि वर्क फुल टाइम इन ओवरसीज, बाहर कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, बट यू वाज देयर in the UK in the current tax year like 21-22 less than 91 days, ठीक है। इफ यस देन यू आर नॉट ए यूके रेसिडेंट, ऑटोमेटिकली नॉट ए यूके रेसिडेंट। इफ नो तो हम लोग दूसरे टेस्ट में मूव करेंगे, दैट इज द ऑटोमेटिक यूके रेसिडेंट टेस्ट। आई होप ये टेस्ट समझ में आया होगा नॉन यूके का, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा ना एग्जाम में, तो आपको ये चीज पहले आइडेंटिफाई करना है। पहले फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि पहले हम लोग ऑटोमेटिक नॉन यूके रेसिडेंसी टेस्ट देखेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक नॉन यूके रेसिडेंट टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट हमारा क्या कहता है कि यू वाज प्रीवियसली रेसिडेंट, ठीक है, आप मतलब प्रीवियस टैक्स ईयर में यू वाज रेसिडेंट ऑफ द यूके, बट इन द करेंट टैक्स ईयर आप लेस देन 16 डेज के लिए वहां पे हो कि नहीं वो चेक करेंगे। इफ हो देन आप यूके रेसिडेंट, नॉट ए यूके रेसिडेंट हो, ठीक है, फॉर द करेंट टैक्स ईयर। इफ नहीं हो तो सेकेंड टेस्ट पे मूव करेंगे कि आप प्रीवियसली रेसिडेंट नहीं थे, ठीक है, प्रीवियस टैक्स ईयर में, एंड करेंट टैक्स ईयर में आप लेस देन 46 डेज स्टे किए हो कि नहीं वो देखेंगे। उस केस में आप अगर हो देन आप ऑटोमेटिकली नॉट यूके रेसिडेंट। इफ नहीं हो तो थर्ड टेस्ट पे मूव करेंगे। थर्ड टेस्ट हमारा क्या कहता है, यू आर वर्किंग फुल टाइम ओवरसीज बट यू आर इन द यूके फॉर द लेस देन 91 डेज इन द करेंट टैक्स ईयर। इफ यस देन यू आर नॉट ए यूके रेसिडेंस, ऑटोमेटिक नॉट ए यूके रेसिडेंस। इफ नो देन हम लोग स्टेप टू पे मूव आउट करेंगे। स्टेप टू हमारा है ऑटोमेटिक यूके रेसिडेंसी टेस्ट, ठीक है। अब इस टेस्ट में हम लोग पहला टेस्ट देखेंगे कि वो करेंट ईयर टैक्स में एटलीस्ट 183 डेज है कि नहीं। इफ है देन ऑटोमेटिक यूके रेसिडेंस, इफ नहीं है तो सेकेंड टेस्ट पे मूव आउट करेंगे। सेकेंड टेस्ट क्या कहता है कि ओनली द होम इन द यूके, उसके पास 21-22 में सिर्फ इकलौता एक ही घर है यूके में, मतलब इकलौता आई मीन मतलब सिर्फ यूके में ही घर है और कहीं पे घर नहीं, ये कहना चाह रही हूँ। If yes, then automatic UK resident. If no, then we will move to the third test. That is the she works full time in the UK. मतलब उसको UK में full time काम कर रही है क्या current tax year में? If काम कर रही है, then she is automatic UK resident. If no, then we will move to the step 3 जो हमारा टाइज टेस्ट है, ठीक है। टाइज टेस्ट के लिए ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, ये एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको, एग्जाम में सिर्फ ये टेबल मिलेगा, ये मैं सिखा देती हूँ कैसे यूज करना है। तो आपको टाइप टेस्ट के लिए ये चीज याद करना पड़ेगा, ये 5 टाइप, फैमिली, एकोमोडेशन, वर्क, डेज इन द यूके एंड द कंट्री, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद में पहले हम अब क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद मैं टाइज एक्सप्लेन करूंगी। सो इंजो इज प्लानिंग टू लीव द यूके टू लिव ओवरसीज, ठीक है, ये करेंट टैक्स ईयर में वो प्लानिंग कर रही है दैट ही शी विल लिव एंड स्टे इन द यूके एंड हैव ऑलवेज प्रीवियसली बीन रेसिडेंट इन द यूके, वो पहले ही यूके रेसिडेंट थी, मतलब प्रीवियस टैक्स ईयर में यूके रेसिडेंट थी। अब यहाँ पे हम आते हैं तो आगे पढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, ही विल नॉट ऑटोमेटिकली बी ट्रीटेड एज आइदर रेसिडेंट इन द यूके और नॉट रेसिडेंट इन द यूके। ये दोनों हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली नहीं ट्रीट होती है, ये यूके रेसिडेंट है कि नहीं है, क्या क्या, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट टाइज पे जाएंगे। टाइज पे क्या बोलती है, Injo has several ties with the UK and will need to visit the UK for 60 days each tax year, ठीक है। उसके बाद several ties है और ये भी बोल रहा है कि वो 60 days के लिए एटलीस्ट विजिट करेगी यूके टैक्स ईयर में। However, she wants to be not a UK resident after she leave the UK. So for the first 2 years of after leaving the UK, what is the maximum number of tie which Injo could keep with the UK without being treated as resident in the UK? मतलब ये बोल रही है कि वो यूके छोड़ने के बाद वो एटलीस्ट 60 डेज के लिए टैक्स ईयर में रहेगी, तो पर उसको यूके रेसिडेंट नहीं बनना है। तो यूके रेसिडेंट नहीं बनने के लिए वो कितना टाइज मीट करना चाहिए ताकि वो यूके रेसिडेंट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी टाइज की बात नहीं आती, डायरेक्ट इस टेबल पे आते हैं। वो प्रीवियसली रेसिडेंट रह चुकी है, राइट, तो हम लोग ये पूरा पोर्शन देखेंगे, ये तो देखेंगे नहीं। और वो 60 डेज के लिए रह रही है। वो 60 डेज के लिए रह रही है ना, ओके। वो 60 डेज के लिए रह रही है, तो 60 डेज के लिए मतलब डेज में आएंगे और हमारा 60 डेज इस लाइन में फॉल होगा, ठीक है, इस लाइन में। मतलब अगर वो 60 डेज के लिए आ रही है और प्रीवियसली रेसिडेंट रह चुकी है, इसका मतलब उसको 3 टाइज मिलेगी, तो वो यूके रेसिडेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विदाउट बीइंग ट्रीटेड एज ए यूके रेसिडेंट कितना टाइज मिलना पड़ा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 टाइज मिलेगा तो वो यूके रेसिडेंट मैक्सिमम 3 टाइज मिलेगा, तो 3 तो ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गया, ठीक है। और 60 डेज के लिए है ना, तो कितना टाइज नहीं मिलेगा तो वो यूके रेसिडेंट नहीं होगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इट मीन 3 से कम, ठीक है, मतलब 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा तो भी उसका चलेगा, वो रेसिडेंट नहीं कहलाएगी। 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा बी एंड डी तो ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गया। तो क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर कितना टाइज होना चाहिए जो वो यूके रेसिडेंट ना कहलाए। तो मैक्सिमम के लिए 2 होगा और मिनिमम के लिए 1 होता। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है तो हम लोग सी में जाएंगे जो ऑप्शन 2 है, ओके। सॉरी, आई होप आप लोग को ये समझ में आ चुकी होगी। इफ नहीं समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को थोड़ा बैक करो एंड थोड़ा फिर से इसको रिप्ले करो, आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से इस टेबल को देखना है और कैसे यूज करना है। आगे और भी क्वेश्चन है, मैं और सिखा दूंगी कैसे इसको यूज करना है, बट ऐसे ही आपको 1 बाय 1 टेस्ट जो क्वालिफाई करने में जैसे बताया वैसे ही यूज करना है आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Hannah was a UK resident in the tax year 2021. She worked full time in the Egypt in the tax year 21-22. What is the maximum number of days which Hannah can spend in the UK and be treated as a automatically not a resident in the UK for the tax year 21-22? तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग स्टार्टिंग से जाएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, सी वाज यूके रेसिडेंट इन द टैक्स ईयर 2021, मतलब प्रीवियसली वो रेसिडेंट थी, ठीक है। हम लोग करेंट ईयर का देख रहे हैं, प्रीवियसली वो रेसिडेंट थी। इसका मतलब मैंने बोला ना आपको, यहाँ पे अगर 16 डेज है देखना है तो मतलब प्रीवियसली उसको रेसिडेंट होना पड़ा, ठीक है। प्रीवियसली रेसिडेंट और लेस देन 16 डेज एक्सप्लेन किए तो और नॉन यूके रेसिडेंट एंड प्रीवियसली नॉट रेसिडेंट, ठीक है, प्रीवियसली नॉट रेसिडेंट और लेस देन 46 डेज एक्सप्लेन होना पड़ा 46 डेज के केस में, ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पे वो प्रीवियसली रेसिडेंट है तो फर्स्ट वाले टेस्ट पे जाते हैं एंड she worked full time in the Egypt in the tax year. Full time in the Egypt in the tax year 21-22 मतलब overseas है। What is the maximum number of days which Hannah can spend in the UK to be
treated as a automatically not a resident in the UK for tax year 21-22. अब वो प्रीवियसली यूके रेसिडेंट है लेकिन डेट कुछ एक्सपेंड नहीं की हुई है, बट इतना बताया हुआ है क्वेश्चन में कि वो फुल टाइम इजिप्ट में काम करती है, तो ये भी नहीं क्वालिफाई हुआ, ये भी नहीं क्वालिफाई हुआ, ये वॉक ओवरसीज का बस बता रखा है। तो एटलीस्ट 91 डेज, लेस देन 91 डेज उसको स्पेंड करना पड़ा टू बी ए नॉट यूके रेसिडेंट। तो क्वेश्चन में हम लोग को 15 तो ऐसे ही गया क्योंकि डेट एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, 45 ऐसे ही गया, 182 होगा तो वो ऑटोमेटिकली रेसिडेंट हो जाएगा, तो बच गया सी 90 डेज। ठीक है, तो सी इज योर आंसर। सो 10 नंबर, Bao spent 37 days traveling in the UK during the tax year 21-22. He has never been a resident in the UK prior to tax year 21-22. So Meena arrived in the UK from the Vietnam on 10th November 21 to work full time in the UK. Meena did not work full time in the Vietnam before arriving in the UK. Identify by taking the appropriate box who is treated as a UK resident in the tax year 21-22. Okay. सबसे पहले बाव का देखते हैं। उसने शी स्पेंड 37 डेज ट्रैवलिंग इन द यूके, मतलब यूके में उसने 37 डेज ट्रैवल किया हुआ है 21-22 करंट ईयर। एंड शी हैज नेवर बीन द रेसिडेंट इन द यूके प्रायर टू द टैक्स ईयर 21-22। अब इसने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि प्रीवियस टैक्स ईयर में वो रेसिडेंट नहीं थी, तो 16 डेज वाला कैंसिल, सेकेंड डेज पे आएंगे। ठीक है, सेकेंड में क्योंकि प्रीवियस टैक्स ईयर नहीं होना पड़ा, मैंने बोला था। और उसके बाद में आपको क्या बोला है, 37 डेज एक्सप्लेन किए, यस, लेस देन 46 बोला कि एटलीस्ट यू शुड स्पेंड, तो ये 46 डेज 37 डेज स्पेंड की हुई है, तो ये रेसिडेंट कहलाएगी। एक मिनट, सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, सॉरी, नॉन रेसिडेंट कहलाएगी, मैं उल्टा बोल दी। नॉन यूके का देख रहे हैं ना, सी नॉट रेसिडेंट कहलाएगी। अब मीना का देखते हैं। मीना अराइव इन द यूके फ्रॉम द वियतनाम ऑन 10th November 21 टू वर्क फुल टाइम इन द यूके। मीना डिडंट वर्क फुल टाइम इन द वियतनाम बिफोर अराइविंग इन द यूके, तो वो यूके में अराइव हुई फ्रॉम द वियतनाम 10th November 21 को टू वर्क फुल टाइम इन द यूके, यूके में ही काम कर रही है। तो यहाँ पे तो हमारा ये सब टेस्ट कोई देखना ही नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट फुल टाइम बोल रही है काम कर रही है यूके में, तो यहाँ पे आ जाएंगे वर्क्स फुल टाइम इन द यूके। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, okay, so 11 number, which of the following is will not cause Harper to be treated as automatically UK resident for tax year 21-22? ओके, क्वेश्चन ये पूछ रहा है नॉट कॉज हार्पर टू बी ट्रीटेड एज ऑटोमेटिकली यूके रेसिडेंट, मतलब चार ऑप्शन में से तीन जो ऑप्शन ऐसा है जो ऑटोमेटिकली यूके रेसिडेंट ट्रीट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, हार्पर स्पेंडिंग 192 डेज इन द यूके ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 21-22। मैंने यहाँ पे बोला हुआ था सेकेंड टेस्ट में हमारा, यूके में अगर एटलीस्ट 183 डेज स्पेंड की हुई है तो वो ऑटोमेटिक रेसिडेंट कहला जाएगी। ये ऑप्शन वही सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ए हमारा यूके रेसिडेंट हो जाएगा इस केस में। तो हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट कॉज एंड यूके रेसिडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऐसे ही हट गया। सेकेंड, हार्पर इज रेंटिंग ए हाउस इन द यूके टू लिव इन एंड देन ऑक्यूपाइंग इट एज ओनली होम। ओनली होम वाला भी हमारा टेस्ट में आ रहा है, तो ये भी गया। Harper accepting a 15-month contract for the full-time job in the UK on 6 April, ये भी full time job में आ गया, ये भी हो गया। ऑप्शन डी बचा, अब डी को एक्सप्लेन करते हैं कैसे। Harper husband living in the UK throughout the tax year and Harper staying with him when she visit the UK, ये इस टेस्ट में कोई सा भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये टाइज में जाता क्योंकि फैमिली वाला केस तो टाइज में ही आता है, इसलिए हमारा डी नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये हमारा कॉज ये मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली यूके रेसिडेंट नहीं कहलाता है। During the tax year 21-22, Pitra had a trading income and she paid an annual charitable donation under gift aid scheme. She received a child benefit during tax year in respect of her income. Costas, in respect of her son, Costas
Petra had no other income for the tax year 21-22. What child benefit income tax charge, if any, will be added to the Petra income tax liability for the 21-22? ये इनकम टैक्स का ही वो चाइल्ड बेनिफिट का क्वेश्चन है, ऊपर जैसे क्या था। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम कितना हमारा 5,6,500। उसके बाद हमारा दिया हुआ है और कुछ नहीं है। सो टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है, यहाँ से लेस करेंगे रिलीफ। ओके, रिलीफ कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हमारा नेट इनकम एंड टोटल इनकम विल बी सेम, क्योंकि रिलीफ कुछ दिया नहीं है ना। ओके, सो मैंने क्या बोला था, पेंशन कंट्रीब्यूशन का, सॉरी पीए डिसाइड करने का, चाइल्ड बेनिफिट का, ये एएनआई निकालने का तरीका एक ही है। तो हम लोग एएनआई निकालते वक्त नेट इनकम से क्या क्या माइनस करते हैं, ग्रॉस पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड दूसरा ग्रॉस गिफ्ट ए डोनेशन। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, सिर्फ इतना बोला हुआ है, सी पेड एनुअल चैरिटेबल डोनेशन ऑफ 400 अंडर गिफ्ट एड स्कीम, ठीक है। ये हम लोग गिफ्ट एड डोनेशन या फिर पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में हम लोग 80% ही पे करते हैं, 20% गवर्नमेंट पे करता है। तो जो हम लोग पे करते हैं वो दैट इज द नेट अमाउंट, एंड उसको हम लोग को ग्रॉस अप करना पड़ता है। मैंने पहले भी बोला क्वेश्चन में 100/80 करके। तो यहाँ से हम लोग लेस करेंगे ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन, ठीक है। तो ग्रॉस गिफ्ट डोनेशन के लिए कितना अमाउंट दिया हुआ है, 400। इसको इनटू करेंगे 100/80, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 100/80। तो हमारा आ जाएगा एडजस्टेड नेट इनकम, कि क्वेश्चन में पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन की कुछ बात नहीं की हुई है। तो ये हो गया, एंड लेस करेंगे लिमिट। चाइल्ड बेनिफिट के केस में लिमिट कितना है हमारा, 50,000। ओके, सो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया, एक्सेस 1% फॉर एवरी 100। सो इसका 1%, ये 60% हो गया। तो चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, चाइल्ड बेनिफिट हमारा 1100 इंटू 60% एंड 660 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप लोग खुद से फिर ट्राई करना है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप लोग फिर से एक बार ट्राई करना, इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। सो 30 नंबर क्या कहता है, मैनन परचेज ए 200,000 गिल्ड पे इंटरेस्ट एट 1% फॉर 2,11,000 on 1 September 2020. Interest is payable half yearly 30 June and 31st December. He sold a gilt on 1st December 2021 for 2,13,000 including accrued interest. How much will Manon include saving income in respect of the gilt in the tax year 21-22? So ये क्वेश्चन प्राय लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आप लोग को इजी लगे मेरे एक्सप्लेन करने के बाद। ओके, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले रिसीव बेसिस पे ट्रीट करते हैं, क्या किस टैक्स ईयर में कितना रिसीव हुआ है। तो हमारा टैक्स ईयर पहले क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है। सो टैक्स ईयर 6 अप्रैल 21 के लिए निकाल रहे हैं ना, 21 से लेके 5 अप्रैल 2022, ठीक है, ये हमारा टैक्स ईयर है। अब हम लोग को देखना है ये परचेज कब किया हुआ है। परचेज इसने किया हुआ है 1 सितंबर 2020, मतलब बिफोर द स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, पर सो तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि हम परचेज कब किया, ठीक है। सो परचेज इज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर, परचेज मैं डेट लिख देती हूँ, ठीक है।
आप लोग भी ऐसे ही करना है, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। 1 सितंबर 2020, ओके। सो ये बिफोर द टैक्स ईयर है। और दूसरा चीज ध्यान क्या देना है हम लोग को, इंटरेस्ट कब कब रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। एक आपको रिसीव हो रही है 30 जून एंड दूसरा आपको रिसीव हो रही है 31 दिसंबर, ठीक है, हाफ ईयरली है। तो इसने परचेज तो टैक्स ईयर स्टार्ट होने से पहले किया हुआ है, ओके। एंड उसको तो इंटरेस्ट 30 जून का भी रिसीव होगा, 31 दिसंबर का रिसीव होगा, अनटिल एंड अनलेस ये सोल्ड ना कर दे। तो इसने सोल्ड कब किया, अब वो डेट देखना है हम लोग को। सो सोल्ड 1 दिसंबर को की हुई है, 1 दिसंबर 2021, ओके। तो अभी टैक्स ईयर हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा टैक्स ईयर है, ओके। तो टैक्स ईयर स्टार्ट होने से पहले वो खरीदी भी थी, तो खरीदी ना, तो ये 30 जून में जो इंटरेस्ट रिसीव होगा हम लोग रिसीव बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको अपोर्शन नहीं करेंगे कितना महीने हुआ, एक्यूरेट बेसिस नहीं, रिसीव बेसिस पे देखेंगे, कैश बेसिस पे कि कितना रिसीव हुआ है। तो जो 30 जून का जो उसको पेमेंट मिलेगा 6 महीने का, वो पूरा का पूरा यहाँ रिसीव होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं अब जून, 30 जून 2021 में जो उसको इंटरेस्ट रिसीव होगी वो पूरा 6 महीने का रिसीव होगा। तो कितना हो जाएगा, हम लोग नॉमिनल वैल्यू लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करते वक्त नॉमिनल वैल्यू लेंगे। तो 200,000 इंटू इंटरेस्ट कितना है 1% इंटू 6/12 करेंगे, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो, ये हम लोग मिलियन में लेंगे, ये 200,000 हो गया, 20,000 हो गया, ओके। 200,000 इंटू 1% इंटरेस्ट इंटू 6/12, क्योंकि हाफ ईयरली पेमेंट है तो जून में हमारा पूरा का पूरा पेमेंट मिलेगा। तो 1,000 हुआ। अब उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आई मीन नेक्स्ट पेमेंट 31 दिसंबर को मिलना था, ठीक है, बट उसने बेच दिया। तो कितने महीने का इंटरेस्ट इसके हिस्से में होगा बेचने से पहले, इसका हिस्सा का हमको इंटरेस्ट निकालना है ना। तो यहाँ पे अब एक्यूरेट बेसिस पे निकालेंगे। तो कितने महीने हुआ बेचने से पहले, तो जून, 1 जुलाई 2021 से लेके 30 नवंबर 2021, ठीक है, एंड शुड बी कैपिटल। तो अब हम लोग अगेन 200,000 इंटू 1% इंटू कितने महीने हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इट मीन्स 5 मंथ, 5/12 करेंगे, ओके। तो ये आपका पॉइंट में आएगा, पॉइंट को राउंड अप कर सकते हो, एग्जाम में भी एक्सेप्टेबल है, नो इश्यू। तो टोटल इनकम एज ए इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इनकम जो ये दिखाएगा अपने इनकम टैक्स कंपटीशन में, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी ये प्लस ये 1833। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को प्लीज आप थोड़ा बैक करना एंड फिर से इसको रिप्ले करना, यू विल गेट टू नो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। बस हम लोग को ये आप टाइम लाइन, ये डेट वाइज ऐसे जाओगे ना, इट विल बी क्वाइट इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके, अदरवाइज कंफ्यूजन होती रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, identify by ticking the appropriate box whether or not the following individual are automatically not a resident in the UK। अगेन रेसिडेंसी का क्वेश्चन आ गया। Erika, who has never been previously resident in the UK, was in the UK for 40 days during the tax year 21-22। पहले मैं वो टेबल खोल लूं, ओके, अच्छा मैंने बंद कर दिया। ओके अब देखो ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इरिका हु वाज नेवर प्रीवियसली बीन रेसिडेंट इन द यूके, पहले वो रेसिडेंट नहीं थी, इसका मतलब सेकेंड वाला में जाएंगे क्योंकि ये प्रीवियसली रेसिडेंट वाला में ये केस आता है और ये प्रीवियसली रेसिडेंट नहीं है, तो 46 डेज वाले केस में जाएंगे। एंड वाज इन द यूके फॉर द 40 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 21-22।
मैंने क्या बोला था, प्रीवियसली रेसिडेंट नहीं होना पड़ा एंड शी और ही मस्ट बी लेस देन 46 डेज इन द करेंट टैक्स ईयर। तो ये लेस देन 46 डेज ऑब्वियस है, तो ये क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली नॉट ए यूके रेसिडेंट। तो ये ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियस ट्रू। अब सेकेंड केस देखते हैं। फरहान हु वाज रेसिडेंट इन द यूके फॉर द 2 टैक्स ईयर प्रायर टू द 21-22, मतलब प्रीवियसली वो रेसिडेंट था, तो पहला वाला, and was in the UK for the 18 days in the tax year 21-22। अब मैंने क्या बोला था, प्रीवियसली रेसिडेंट है तो he or she must be at less than 16 days in the tax year। तो ये तो 18 डेज है, तो ये ऑटोमेटिकली यूके रेसिडेंट हुआ नहीं, तो सेकेंड वाला ऑप्शन फॉल्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी अपडेट टेबल। ओके, सो ये अगेन ये गिल्ट वाला क्वेश्चन आया जो हम लोग ने 30 नंबर में किया था, और जो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी आप लोग को। सो क्वेश्चन इज क्वेश्चन 15। ओके, सो हम लोग अगेन ये टैक्स ईयर पहले ये जरूर बनाएंगे टाइमलाइन, ये पेस्ट करती हूँ यहाँ पे। ओके, तो इसने अहमद परचेज 10,000 नॉमिनल वैल्यू गिल्ट्स पेइंग इंटरेस्ट एट 2% फॉर द 11,000 on 1 June 2021. Interest is payable half yearly on 31st March and 30 September. He sold gilt on 29 February 2021 for the 11,400. Including the accrued interest, how much will be the amount included in the saving income in respect of the gilt in the tax year 2021? Okay. सबसे पहले मैंने क्या बोला, परचेज। परचेज कब किया वो देखना है। परचेज डेट हमारा क्या है, 1 जून 2021। अब ये बताओ ये टैक्स ईयर में है कि टैक्स ईयर से पहले है? ये तो टैक्स ईयर में है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो टैक्स ईयर स्टार्ट होने से पहले ही खरीद के रखी हुई थी, ये तो इसके बीच में ही खरीद रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या देखेंगे, इंटरेस्ट कब कब रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड या पेबल जो भी, एक 31 मार्च को हो रहा है, ठीक है, एंड दूसरा आपको 30 सितंबर को हो रहा है। ओके, और दूसरा सोल्ड कब किया वो डेट लिखना है। सोल्ड सोल्ड किया इसने 29 फेब 2022। तो अब देखो यहाँ पे अब बात आती है, इंटरेस्ट रिसीव 31 मार्च एंड 30 सितंबर को हो रहा है, ठीक है। उसने परचेस कब किया था, जून को, तो मार्च वाला तो उसका इंटरेस्ट गया, वो तो उसको रिसीव नहीं होगा। मार्च के बाद जो सितंबर आएगा, मतलब सितंबर वाला जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के टाइम आएगा, इसको 6 महीने का ही रिसीव होगा, ठीक है। ये हम लोग अभी कैलकुलेशन के लिए जूम करते हैं। ओके, 1 अप ओके अप टू 30 सेप 2020, ठीक है। तो इसके 6 महीने का यहाँ पे रिसीव होगा इंटरेस्ट। नॉमिनल वैल्यू कितना है, 10,000, ओके, एंड परसेंटेज इंटरेस्ट 2%। हम लोग को 6 महीने का कैलकुलेट करना है, तो 6/12, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। अब सितंबर को तो रिसीव हुआ, उसने सोल्ड कब किया, फरवरी में, मतलब अब सितंबर अक्टूबर 21 से लेकर 29 फेब 2021, ठीक है, 2022 सॉरी। कितने महीने होता है, पहले नॉमिनल वैल्यू लेंगे 10,000 इंटू 2% इंटरेस्ट इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अगेन 5 मंथ, 5/12, ठीक है। अभी ये आने के बाद अब आंसर में डायरेक्ट जाकर टिक मत लगा देना 180 से, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा बताती हूँ। अभी लेस करना पड़ेगा। अब लेस इस केस में क्यों करेंगे वो भी पता चलेगा। इसने तो परचेज किया था जून में, ठीक है, उसको जो 30 सितंबर को उसका जो इंटरेस्ट मिला, तो 30 सितंबर स्टार्ट कब से होगा आपका, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो वो उसने तो परचेज जून में किया था, अप्रैल और मई का तो इंटरेस्ट इसका नहीं था, वो जो पहले वाले जो परचेजर या फिर जो सोल्ड किया उस इंसान का था, इसका तो नहीं ट्रेड करेंगे किसका इनकम है, वो पोर्शन हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। वो एक अप्रैल वाला 21 से लेके 31 मई 21, ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 10,000 इंटू 2%
इंटू 2/12। ठीक है, तो ये आपको इसको राउंड अप कर देती हूँ, सो इजी हो जाएगा। तो इंटरेस्ट इनकम इसका कितना हो जाएगा, ये अपना पोर्शन कितना दिखाएगा, इंटरेस्ट इनकम ये हो जाएगा आपको, ये वाला तो ऐड होगा दोनों, एंड ये माइनस नीचे वाला, तो 150 हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग ने माइनस क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसने साल मतलब टैक्स ईयर स्टार्ट होने से पहले ही परचेज किया हुआ था, तो पूरा का पूरा इनकम उसी का होता। पर इसने साल के बीच में टैक्स ईयर के स्टार्ट होने के बीच में खरीदा हुआ है, दैट इज द 1 जून, और जून से पहले का इंटरेस्ट इसका नहीं है, वो जिसने सोल्ड किया था उसका होगा, ये तो परचेजर था। अब इसने बेच दिया कब, आपका 29 फरवरी को, मार्च का भी इसको नहीं मिलेगा, तो वहां तक का इंटरेस्ट कितना हुआ वो हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो ये एज पर द ऑप्शन ए इज योर आंसर। ओके, अब आज के वीडियो में इतना ही तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।